जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम घटना चक्र का, जिसमें प्रैक्टिस सेट दे रखा है उन्होंने रेलवे के लिए। तो हमने 150 क्वेश्चन तक देख चुके हैं। हम क्वेश्चन नंबर 151 की तरफ बढ़ते हैं। एक संख्या 3 से बड़ी है किंतु 8 से कम है। एक संख्या 3 से बड़ी है, 8 से कम है। पॉसिबिलिटी क्या है? 3 से बड़ी 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है और 7 हो सकती है। ठीक है, किंतु 8 से कम होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त वह 6 से बड़ी है किंतु 10 से कम है। 6 से बड़ी है और 10 से कम है। 6 से बड़ी का मतलब 7 हो सकती है, 8 हो सकती है और 9 हो सकती है। दोनों कंडीशन में। अब बताओ कि दोनों में से कौन सी बात मान सकते हो? 4 ये कह रहा है, ये नहीं मान रहा। अर्थात दोनों में कॉमन क्या है कि 7 दोनों को कह रहे हैं। तो इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि पहली कंडीशन में कह रहा है 4 3 से बड़ी तथा 8 से छोटी, तो ये नंबर हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि 6 से बड़ी और 10 से कम। 6 से बड़ी और 10 से कम। एक बात बताओ, दोनों किस बात पर सहमत हैं? दोनों किस नंबर पर सहमत हैं? दोनों सिर्फ नंबर 7 पर सहमत हैं। तो इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। -100 और +100 के बीच कितने पूर्णांक आते हैं? -100, -99, -98, -1, 0, 1, 2, 3, 99 और 100। ऐसा ही नंबर होगा। ठीक है, उन्होंने कहा -100 और +100 के बीच, तो -100 नहीं ले सकते और +100 नहीं ले सकते। इनके बीच नंबर लेना है। तो एक बात बताओ, 99 से 1 तक कितने नंबर होंगे? 99। 1 से 99 तक कितने नंबर होंगे? 99। और ये कहाँ जाएगा? ये यहाँ आएगा। अर्थात 99 और 100 और 199, जो दे रखा है ऑप्शन बी में। राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक से 100 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक 4 से न केवल पूर्णतः विभाजित होता है बल्कि उनमें एक अंक 4 के रूप में भी आता है? इस टाइप के एक सवाल को हम पहले भी देख चुके थे, जिसमें 4 की जगह नंबर था 8। तो हमें देखना पड़ेगा 1 से 100 के बीच। तो नंबर पहला कौन सा होता है? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52 और 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96 और 100। यही नंबर आएंगे। और उन्होंने कहा है कि इसको लिख के ऐसे नहीं करना है, मैं बता रहा हूं कि तरीका कैसे करना है। 1 से 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें प्रत्येक 4 से न केवल पूर्णतः विभाजित हो बल्कि उनमें एक अंक 4 के रूप में भी आना चाहिए। अर्थात इसको हम ले सकते हैं, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। इसको ले सकते हैं क्योंकि इसमें 4 के रूप में एक अंक है। इसको नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, ले सकते हैं। इसको भी ले सकते हैं, 44 आ सकता है, इसको भी आ सकता है, ये नहीं आ सकता है। नहीं आएगा, नहीं आएगा, आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, अब कितने नंबर हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। तो इस सवाल का आंसर होगा 7। तो क्या बात ये आती है कि अगली बार जब सवाल आएगा तो कैसे करेंगे? नहीं करेंगे, आपको मन में करना पड़ेगा। 4, फिर कौन सा आएगा? 24 आएगा, फिर 34। इस तरीके से जो नंबर होंगे उनको आपको देखना पड़ेगा अपने मन में, ना कि इनको लिख के करना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 से 85 तक संख्याओं में जो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित है अवरोही क्रम में क्रमबद्ध की जाए तो नीचे से 11वें स्थान पर कौन सी संख्या होगी? तसल्लीपूर्वक एक बात बताइए। अवरोही और आरोही में कंफ्यूजन होता है ना, तो अवरोही और आरोही में कंफ्यूजन खत्म करने के लिए क्या करें? एक मूवी देखी होगी आपने, आस्की 2 देखिए ना, तो उसमें एक लड़की जो रोल प्ले करती है उसका नाम क्या होता है? आरोही। आरोही का मतलब बढ़ता हुआ। कोई भी अपने बच्चे का नाम या किसी का नाम रखता है तो आगे बढ़ते हुए रखेगा या पीछे घटते हुए रखेगा? कोई भी नाम रखता है तो ऐसे नाम रखता है कि वो पॉसिबिलिटी दिखाए आगे की कि हम वहाँ बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, जैसे उगता हुआ सूरज, सूरज नाम रखते हैं ना, और उल्टा नाम नहीं रखते हैं ना कि ऐसा कि जिसके नाम से भी ही निगेटिविटी आए, नहीं है ना, तो उसका नाम होता है आरोही। आरोही का मतलब आगे बढ़ता हुआ। तो आपको अगर कभी भी कंफ्यूजन हो रहा है कि आरोही और अवरोही में, तो मूवी का सीन याद करो, आपको समझ में आ जाएगा। आरोही का मतलब बढ़ता हुआ, आरोही का मतलब अगर बढ़ता हुआ तो अवरोही का मतलब घटता हुआ। ठीक है, 5 से 85 तक संख्याओं में जो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित, तो पहली कौन सी होगी? 5 × 1। दूसरी कौन सी होगी? 5 × 2। इसी तरीके से तो होगी। और लास्ट में संख्या कौन सी होगी? 85, क्योंकि लास्ट संख्या 85 से, यदि 5 से 85 तक संख्याओं में जो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित है अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब घटता हुआ, अवरोही का मतलब घटता हुआ क्रम, तो पहले 85 होगा, फिर 80 होगा, फिर 75 होगा, ऐसे होगा ना।
और कहां तक सबसे पहला नंबर कौन सा होगा? 5 होगा, राइट। तो हमसे पूछा है कि नीचे से 11वें स्थान पर, नीचे से 11वें स्थान पर, तो 5 गुणे 1, 5 गुणे 2, 5 गुणे 3, पहली संख्या कौन सी है? 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, तो ये क्या है? 5 गुणे 1, ये क्या है? 5 गुणे 2, ये क्या है? 5 गुणे 3, ये क्या है? 5 गुणे 4। तो ऐसे ही हमसे पूछा है कि नीचे से 11वीं संख्या, तो नीचे से 11वीं संख्या कौन सी होगी? 5 गुणे 11, और ये देगा 55। ठीक है, नहीं आया। 85 से 5 तक लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है, तो घटते क्रम में लिखोगे, आरोही का मतलब बढ़ता हुआ। अब अवरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में आप लिख रहे हो और आपको बताना है नीचे से, अर्थात 5, 10, 15, 20, इस तरीके से गिनना नहीं है। आपको पता है कि पहला नंबर होगा 5 गुणे 1, दूसरा नंबर होगा 5 गुणे 2, इसी तरीके से 11वां नंबर होगा 5 गुणे 11, जो देगा 55, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एक लड़के को कागज पर 7 रेखाएं खींचनी है, प्रत्येक रेखा पहली रेखा से दोगुनी है। तो 7 रेखा खींचनी है, एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है, छठी ये है, सातवीं ये, इस तरीके से हमको लाइनें खींचनी है। एक बात, अगर ये रेखा 2 है तो ये डबल 4 होगी, ये 8 होगी, ये 16 होगी, ये 32 होगी, ये 64 होगी, और ये 128 होगी। प्रत्येक रेखा अपने दूसरे अगले नंबर की दोगुनी है, तो कौन सा हो गई? 128, जो दे रखा है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए तथा बी के पास कुछ रुपए हैं, अगर ए 2 रुपए बी को देता है तो बी के पास ए का 3 गुना हो जाता है। ए तथा बी के पास कुछ रुपए, अगर ए क्या कर, ए 2 रुपए बी को देता है तो ए के पास कितने हो जाएंगे? भाई साहब, जितने ए के पास थे उतने 2 कम हो जाएंगे, हमें नहीं पता ए के पास कितने थे, और क्या होता है? बी के पास 2 बढ़ जाएंगे। इस सिनेरियो में होता क्या है, अगर ए 2 रुपए बी को देता है तो बी के पास ए का 3 गुना हो जाता है, ए का। इसमें अगर कंफ्यूजन आपको होता हो कि किसका किसका, तो जिसके साथ का लगा है उसके साथ गुणा कर दो, उसी के साथ भाग कर दो, उसी के साथ जोड़ दो, उसी के साथ घटाव कर दो। उन्होंने कहा कि तो b के पास a का 3 गुना, a का 3 गुना, ये हो जाएगा 3a माइनस 6 बराबर b प्लस 2, तो 3a माइनस b इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, अगली कंडीशन में क्या कह रहा है कि तथा अगर a b से 6 रुपए लेता है, a b से 6 रुपए लेता है तो a के पास कितना हो जाएगा? a प्लस 6, और क्या हो जाएगा? b के पास 6 रुपए कम हो जाएंगे। इस सिनेरियो में क्या होता है, तो a के पास b का 3 गुना, किसका? b का 3 गुना हो जाता है। तो यहां से अगर हम निकालें तो a माइनस 3b बराबर 6 तियां 18, माइनस का 18 ये आएगा, तो माइनस का 24। अब एक तरीका ये है कि आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करो और यहाँ से a और b के मान निकाल लो और उनका बीच का डिफरेंस बता दो। नहीं, ऐसे तो नहीं करेंगे, तो करेंगे कैसे? इसके लिए आपको पता है कि 3a में से b घटा के 8 मिले, तो आप a का नंबर, आपके पास तरीका है कि आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके इन दोनों एक वेरिएबल को काट के अब a b के मान निकालने आते होंगे, नो डाउट, लेकिन वैसे करना नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर आपने इस बार किया तो आप अगली बार भी करेंगे और अगली बार भी करेंगे और एग्जाम में भी करेंगे, और एग्जाम में इतना समय नहीं है कि आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी के अलग अलग मान निकालो। तो क्यों ना कुछ स्पेशल करें। उस स्पेशल करने के लिए आप एक बात बताइए, आपको क्या मान रखना पड़ेगा? कम से कम यहाँ पे 9 बना दूं, बी का मान 1 रख लो, बी का मान 1 रख लो। अगर मैं a बराबर 3 रखा और b बराबर मैंने क्या रखा? 1, तो 3 तियां 9, 9 में से 1 निकाला 8, क्लियर है? हाँ, तो मैं इस a मान इस इक्वेशन में भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए। कैसे होगा? एक ही जगह मैं क्या रखूंगा? 3 माइनस 3 गुणे 1, ये तो भाई साहब 0 हो गया, ये इक्वेशन बराबर 24 नहीं आया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ और रखना पड़ेगा। कुछ और के लिए हम क्या करें? इसको 18 में से इसे 8 कर लें, 3 छक 18 हो जाएगा, 18 में से इसको 10 निकाल देंगे, 8 बच जाएगा। तो मैंने a बराबर 6 रख के देखा और b बराबर मैंने रखा 10। क्यों रखा? क्योंकि मेरे को 8 चाहिए, तो 3 छक 18, 18 में से 10 निकाले 8। ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रही है? हाँ, ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रही है, तो मैं इसको और चेक कर लूंगा। a बराबर मैंने कितना रखा है? 6 माइनस 3, और b की जगह क्या रखा है? 10। क्या ये माइनस 24 देता है? हाँ, 30 हो गया, 30 में से 6 निकालोगे तो माइनस का 24 ही बचेगा। इस तरीके से हम अगर इस टाइप से सोचना शुरू कर दिया, हमने ऑप्शन को अपना हथियार बनाना शुरू कर दिया, तो यकीन मानिए हम बहुत स्पीड से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उन्होंने कहा उनकी राशियों के बीच अंतर, अर्थात a माइनस बी पूछा है, a का मान कितना है? 6 और b का मान कितना है? 10 है ना, तो कितना आ रहा है? 2। ये मत पूछना कि इनकी a माइनस बी, अरे भाई साहब उनकी राशियों का अंतर पूछा है, चाहे b माइनस ए हो
चाहे a माइनस बी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो b के पास 10 रुपए है, a के पास 6 रुपए है, तो डिफरेंस कितना है 2 रुपए। बात 2 रुपए की हो रही है, a में से b घटाओ, ये नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रत्येक अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वो होती है जिसके मात्र 2 फैक्टर हो। एक ऐसा नंबर जो खुद से कटे और 1 से कटे, अर्थात अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों। इस बात को हम कई बार पढ़ चुके हैं। एक खुद से कटे और 1 से कटे, इसके अलावा किसी नंबर से ना कटे, जैसे 2, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरह के डॉट 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 जिनके मात्र 2 फैक्टर होते हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। उन्होंने कहा है कि अभाज्य संख्या क्या है? एक अभाज्य संख्या ऐसी है जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। x और y दो सम संख्याएं हैं, तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? इस टाइप के अगर सवाल आ जाए तो आप तसल्ली पूर्वक x और y, उन्होंने कहा क्या कहा है कि 2 सम संख्याएं, तो 2 और 4 मान लो, 2 और 4 मान लो, मान ली ना। सम संख्या कोई भी मान सकते हो आप, बड़ी से बड़ी मान सकते हो, ये भी मान सकते हो 22 और 44, कुछ भी मान सकते हो, नो डाउट। 22 और 46 भी मान सकते हो, जो मन करे आप मानो, लेकिन भाई साहब जो मानना है तो अपने हिसाब से मानो ना, छोटा नंबर मानो। हमने कहा कि 2 संख्या x और y है, हमने कहा 2 और 4 है, 2 संख्या। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विषम ज्ञात कीजिए। विषम पूछा है ना, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। दोनों को डिफरेंस कर देंगे 2 हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। दोनों को जोड़ के 4 और 2 6 में 1 जोड़ देंगे 7, हाँ हो सकता है होल्ड। और इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे 4 दूनी 8, ये भी नहीं हो सकता। अब बताइए क्या पॉसिबिलिटी है कि आप क्वेश्चन को गलत कर दो? हमने तो क्वेश्चन को ऑप्शन से किया है ना, हमने कहा 4 और 2 6, 6 में से 1 और जोड़ दो 7 हो जाएगा, जो एक विषम नंबर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उन्होंने कहा है 2 क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर किसके बराबर होता है? 2 क्रमागत पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक मान लो आप, जो मन करे आप पूर्णांक मान लो। क्या आप पूर्णांक 2 और 3 होने होते हैं क्रमागत? क्रमागत का मतलब नेक्स्ट, 3 के बाद 4, 5 मानो तो 6 मानो, 7 मानो तो 9 मानो, 7 मानो फिर 8 मानो। अगर आपने 121 माना है तो अगला पूर्णांक कौन सा मानोगे? 122। जब हमको क्रमागत ही मानना है तो छोटे से छोटे नंबर क्यों ना माने, क्यों बड़े बड़े नंबर माने? ठीक है, तो हमने कहा कि हमने जो नंबर कौन से हैं 2 और 3 हैं। किन्हीं 2 क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर, इनके वर्गों, वर्ग कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 9, इन दोनों का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा 5। 2 क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों का अंतर कितना 5। ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? हम कह पाएंगे कि इन दोनों संख्याओं के जोड़ के बराबर है, दोनों संख्याओं के योगफल के बराबर है। तो ऑप्शन ए इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें हमें रटना कुछ नहीं पड़ा। अगली बार कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप क्या करो, अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग नंबर मान लो छोटे छोटे। उन्होंने कहा था सम संख्या, तो हमने सम संख्या मान ली। ये सिर्फ 2 और 3 पे ही वैलिड नहीं होगा, आप 5 और 6 कीजिए। क्या कीजिए? 5 और 6। तो उन्होंने क्या कहा था कि 2 संख्याएं, किन्हीं 2 क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर, अर्थात 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों के स्क्वायर का अंतर कितना आएगा 11। कितना आएगा 11। आप देख पा रहे हो ये 11 इन दोनों पूर्णांकों के योगफल के बराबर है। तो कोई भी पूर्णांक आप मान सकते हो, नो डाउट, लेकिन क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करो, और ऑप्शन से कैसे करो? अपने अकॉर्डिंग नंबर मान लो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ₹130 की राशि में 50 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के समान सिक्के हैं, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है? एक बात बताइए, अगर प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या 150 है तो 150 ही सिक्के होंगे 50 पैसे के, 150 ही सिक्के होंगे 10 पैसे के, और 150 ही सिक्के होंगे 5 पैसे के। ठीक है, और इनकी वैल्यू जोड़ी जाए, जैसे 50 पैसे के सिक्के 150 हैं तो उनकी वैल्यू जोड़ी तो 75 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, अगर 150 सिक्के 10-10 पैसे के तो 15 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, 150 सिक्के हैं 5-5 पैसे के तो कितने रुपए हो जाएंगे? ये भाई साहब 7.5 रुपये हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे आप खुद सोचो। अगर हमको पता है कि हमारे पास 150 सिक्के हैं, 150 सिक्के हैं 50-50 पैसे के, तो कितने रुपए हो जाएंगे? अरे भाई साहब 2 सिक्के होते हैं तो 1 रुपये, 150 सिक्के हैं तो 75 रुपये। 150 सिक्के हैं 10-10 पैसे के, तो 10 सिक्के होते हैं तो 1 रुपये, तो 150 सिक्के हैं तो 15 रुपये। लेकिन इसको करना नहीं है, इससे तो करना कैसे? एक बात बताइए, 150 सिक्के हैं, अगर 150 सिक्के हैं 5-5 पैसे के, तो ये नंबर बनाएंगे वो डेसिमल में बनाएंगे। समझो बात को। अगर 150 सिक्के हैं और 150 सिक्के
5-5 पैसे के हैं तो ये जो नंबर बनाएंगे वो नंबर क्या बनाएंगे, एक डेसिमल बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि 20 सिक्के मिलके क्या देते हैं, 1 रुपए। 20 सिक्के मिलके क्या देते हैं, 1 रुपए। 5-5 पैसे के 20 सिक्के मिलके क्या देते हैं, 1 रुपए। तो अगर 150 सिक्के हैं तो उसको 20 से भाग करोगे ना, 150 को अगर 20 से भाग करोगे तो जो भी नंबर आएगा वो डेसिमल में आएगा। यहाँ पर आ रहा है लेकिन डेसिमल में आएगा, जो भी नंबर दो डेसिमल में आ गया ना। अब एक बात बताओ, इंटीजर यानी कि 75 और 15 जोड़ दिया है तो 90 रुपए हो गए, 90 और 97.5 हो गए, तो 97.5 तो वैसे भी नहीं हो रहा है, लेकिन हमको इतना भी नहीं करना है। तो हमको करना कितना, उस चीज को हम समझ रहे हैं कि हमको आखिर करना कितना है। तो हमको ये करना है कि सवाल को हमको देखा, हमने कहा कि अगर 5 पैसे के सिक्के हैं तो जो भी नंबर है उसको अगर 20 से डिवाइड करेंगे, अगर हम उस नंबर को 20 से डिवाइड करेंगे तभी हमको नंबर सिक्के वैल्यू मिल पाएगी। अगर 150 सिक्के हैं, अगर उसको 5-5 पैसे के सिक्कों में तोड़ना है तो उसको 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये दे देगा 7.5 रुपये। ये तो वैसे दिक्कत कर देगा, क्योंकि 7.5 रुपये किसी नंबर में, किसी पूर्णांक में, किसी इंटीजर में जोड़ेंगे तो डेसिमल ही देगा, लेकिन हमको डेसिमल नहीं चाहिए, हमको 130 रुपये चाहिए पूरे। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसको तोड़ेंगे तो ये और भी दिक्कत कर देगा, क्योंकि ये 10 पैसे के सिक्के हैं तो 17.5 रुपये दे देगा, 50 पैसे के सिक्के हैं फिर भी दिक्कत कर देगा। अगर हमने देखा 200 सिक्के हैं तो 200 सिक्के हैं कितने, 50-50 पैसे के तो कितने रुपए हो गए, 100 रुपए। 200 सिक्के हैं 10-10 रुपए, 10-10 पैसे के तो कितने रुपए हो गए, 20 रुपए। और 200 सिक्के हैं 5-5 पैसे के तो कितने रुपए हो गए, 10 रुपए। क्या इन तीनों को जोड़ के 130 आ रहा है? हाँ, तीनों को जोड़ के 130 आ रहा है। तो ये चीज क्लियर हो गई। आपको भाई हमको कैसे पता चलेगा? एक बात बताओ कि हम जब यहाँ पर रह रहे हैं कि पैसों का लेन देन तो कर ही रहे हैं, जब हम लोग पैसे का लेन देन कर रहे हैं तो इतनी सी बात नहीं पता हमको कि 200 सिक्के हैं, अगर 50-50 पैसे के तो कितने रुपए हो गए। आप सोच के देखो, क्या इतनी सी बात हमको नहीं पता कि अगर 200 सिक्के हैं 50-50 पैसे के तो कितने रुपए हो गए, 200 सिक्के हैं आपके पास 10-10 पैसे के तो कितने पैसे हो गए, कितने रुपए हो गए, और 200 सिक्के हैं आपके पास 5-5 पैसे के तो कितने रुपए हो गए। इन बातों को समझना पड़ेगा, आपकी मजबूरी, आपको इन बातों को समझना पड़ेगा, वरना हमारे पढ़े लिखे का क्या फायदा कि हमको रुपए जोड़ने और घटाने नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं बिना किसी झंझट के। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहली रूट संख्या क्या है? रूट संख्या क्या होती है? प्राइम नंबर, अर्थात अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट। तो कौन सी नंबर है अभाज्य संख्या? पहली 2 है। ठीक है, इस चीज को पहले भी क्लियर कर चुके हैं, फिर से क्वेश्चन आ गया, फिर से इसको क्लियर करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ मित्रों ने पिकनिक पर जाने का निश्चय किया। ठीक है, खाद्य सामग्री पर 108 रुपए खर्च करने की योजना बनाई, उनमें से 3 नहीं आए। मतलब अगर 50 जाने वाले थे तो अब कितने गए? 47। 40 जाने वाले थे तो कितने गए? 37। 42 जाने वाले थे तो कितने गए? 39, अर्थात 3 कम गए। ठीक है, उनमें से 3 नहीं गए। परिणाम स्वरूप बचे हुए में से प्रत्येक को 3 रुपए अतिरिक्त खर्च देना पड़ा। और ठीक है, जैसे आप लोग कहीं पर जाने ट्रैवल के लिए, आपने क्या कहा कि एक बस बुक कर ली, आपने जो बस बुक कर ली तो उसमें तो उतना पैसे लेगा, कितने? अब 3 नहीं गए तो उसका हर्जाना कौन भरेगा? उस 3 के जो किराया था वो आप लोग सब मिलके भरोगे, क्योंकि आपको बस वाले को तो पूरा रुपए देना है। ठीक है, तो उन्हें 108 रुपए खर्च करना है ना। ठीक, अगर 12 लोग गए, पिकनिक पर जाने वालों की संख्या क्या होगी? हमें नहीं पता, हम उठाएंगे ऑप्शन से। अगर 12 लोग गए तो उन्होंने कितना रुपए खर्च किया होगा? 9 रुपए, तभी तो 108 रुपए खर्च किया होगा। अरे अगर 12 लोग गए तो उन्होंने 9 रुपए खर्च किया होगा, तभी तो 108 पूरे करके दोगे। ये छोटी छोटी बातें समझो, हर चीज के लिए फार्मूला काम नहीं करता है। अगर 12 लोग गए हैं और उन्होंने 9 रुपए खर्च किया तभी तो 108 हुए। अगर 12 लोग गए हैं तो योजना कितने में बनाई हुई? वैसे 3 ज्यादा ने, 15 लोगों ने बनाई थी, 3 नहीं गए, तो इन्होंने रुपए कितने? 6 रुपए खर्च करेंगे होंगे, क्योंकि पहले अगर 6 रुपए खर्च कर रहे थे तभी तो 3 रुपए बढ़ा के 9 कर दिए, और पहले अगर 15 लोग जा रहे थे तभी तो 3 नहीं गए, तो तभी तो 12 गए। ऐसे ही अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो ये तो 90 रुपए हो रहे हैं। वैसा नहीं, ना इंसाफी है। इन दोनों का जोड़ भी 108 आना चाहिए, ऐसा नंबर हो। ठीक है, क्योंकि अगर इसको देखो, अगर 9 गए हैं तो उन्होंने कितना रुपए खर्च किया होगा भाई साहब? 12 रुपए खर्च किया होगा, क्योंकि इनको खर्च कितना करना था? 108। क्लियर है? अगर 9 गए हैं तो योजना कितनों ने बनाई थी? 3 ज्यादा ने, क्योंकि 3 नहीं गए तो 12 ने योजना बनाई थी। ठीक है, अब इन्होंने 3 रुपए ज्यादा खर्च किए ना, पहले इसका मतलब वो 9 रुपए खर्च कर रहे होंगे, फिर कितना किया है? 3 रुपए ज्यादा। क्या 12 ने में 108 होता है? क्या 12 ने में 108 होता है? क्या दी गई कंडीशन को ऑप्शन भी फुलफिल कर रहा है? तो कर रहा है, तो टिक करो और आगे बढ़ो, ज्यादा चक्कर में ना पड़ो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना, यदि शेष 48 हो तो भाज्य क्या है? ठीक है, एक ऐसे तरीके से होता है,
भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेष 48 है, शेष कितना है 48 और 48 का 5 गुना है। हमने किसी नंबर से अगर गुणा करनी बताई थी, 5 से किसी नंबर से गुणा करते हैं तो कैसे करते हैं, इस नंबर का आधा करो और 0 चिपका दो, ठीक है। अर्थात इस भागफल का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना, तो इसका 5 गुना क्या हो जाएगा 240। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना, इसका 12 गुना तो ये कौन सा होगा, ये 20 होगा, 20 का 12 गुना 240 का 12 गुना और शेष का 5 गुना, और शेष है 48 तो इसका 5 गुना होना चाहिए, इसका ये नंबर 5 गुना होना चाहिए और इसका ये नंबर 12 गुना होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। और हमसे पूछा क्या है भाज्य, तो हमको पता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हमको अगर ये नंबर चाहिए भाज्य चाहिए तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक कितना है 240, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, 24 दूनी 48, 24 दूना हो गया 48 और डबल 0 प्लस 48, तो इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो 4848, ठीक है। आया नहीं आया। अब इस सवाल को बात आती है कि लिख के करनी नहीं। आप छोटी छोटी बातों को लिखोगे, कब तक लिखोगे, क्या क्या लिखोगे, ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, 30 सेकंड मिलते हैं आपको एक क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो 30 सेकंड में क्वेश्चन को पढ़ना भी है, 2 लाइनों को कम से कम तो क्वेश्चन होता है, तो उस क्वेश्चन को पढ़ना भी है, सॉर्ट आउट करना है, तो ज़्यादा समय व्यर्थ मत करो, माइंड में करो कैलकुलेशन छोटी छोटी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये प्रैक्टिस बैच है, थोड़ी स्पीड से ही चलेगा। एक व्यक्ति 8600 रुपए को 5 पुत्रों 4 पुत्री तथा 2 भतीजों में बांटता है। यदि प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना अधिक प्राप्त होता है तथा प्रत्येक पुत्र को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना अधिक प्राप्त होता है तो प्रत्येक पुत्री को कितने रुपए मिले। हमको पता है यहाँ पर 3 लोग खेल रहे हैं, कौन, एक डॉटर सन है, एक डॉटर है और एक भतीजा नीस, ठीक है। 5 पुत्र 4 पुत्री 2 भतीजे, 3 ही लोग तो खेल रहे हैं। यदि प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना, प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना, अगर उसको 1 यूनिट मिल रहा है तो उसको 4 यूनिट मिल रहा होगा, ठीक है। तथा प्रत्येक पुत्र को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना, प्रत्येक भतीजे को अगर 1 मिल रहा है तो उसको 5 यूनिट मिल रहा होगा, ठीक है। अब बताओ पुत्र थे कितने, पुत्र हैं 5, तो 1 को 5 मिल रहा है तो 5 के गुणा करने जाएंगे, यानी कि पुत्रों को कितना धन मिला 25 यूनिट। पुत्री कितनी है 4, एक पुत्री को 4 मिल रहा है तो 4 पुत्री को कितना मिल जाएगा 16 यूनिट मिल जाएगा। और 2 भतीजे, एक भतीजे को 1 यूनिट मिल रहा है तो 2 भतीजे को 2 यूनिट मिल जाएगा। अगर इन सब का रुपया जोड़ दो तो 25 और 16 41 और 2 43, कितना 43 यूनिट। टोटल संपत्ति बांट दी ना 43 यूनिट, और 43 यूनिट की वैल्यू कितनी है 8600, तो यूनिट का मान कह सकते हैं हम 200, यूनिट का मान कह सकते हैं हम 200। तो उन्होंने कहा प्रत्येक पुत्री को कितने रुपए मिलेंगे, तो प्रत्येक पुत्री को कितना मिल रहा था, प्रत्येक पुत्री को कितना मिल रहा था 4 यूनिट। तो एक डॉटर को कितना मिल रहा था, प्रत्येक डॉटर को 4 यूनिट। हमने कहा था ना कि 4 डॉटर है इसलिए 16 यूनिट मिला, लेकिन प्रत्येक को पूछा है तो प्रत्येक को 4 यूनिट मिल रहा था। तो 4 और यूनिट का मान दे रखा है 200, तो ये हो जाएगा 800 रुपये। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। n के किस मान के लिए 1/4 जो n है वो 1/4 से बड़ा है और 1/3 से छोटा है। तो एक बात बताना तसल्लीपूर्वक, 1/4 का मतलब 0.25 होता है n, और इसका मान 0.33 होता है ना, ठीक है। अगर मैं 5/24 करूं, अगर मैं 5/24 करूं, अगर उसका 2.5 गुना करूंगा, जैसे मैंने 5 को 24 से भाग करूं तो क्या लगाऊंगा, देख लो भाई, 5 को 24 से भाग करना है तो क्या पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 24 दूना 48, कितना बचेगा 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0। एक बात बताओ कितने बार, एक बार भी नहीं जा रहा, तो 2.1 मान लो, इसको मान लो 0.21, इतना मान सकते हो, ठीक है। ये कितना है 6/24 का मतलब है 1/4, हमें 1/4 से बड़ी वैल्यू चाहिए, 0.25 और 0.33 के बीच की वैल्यू चाहिए, 0.25 और 0.33 के बीच की वैल्यू चाहिए। ये कितना आ रहा है 0.21, ये तो इससे भी कम आ रहा है ना, हमको 0.25 से ज़्यादा है और 0.33 से कम चाहिए, ये तो 0.21 आ रहा है, इतना भी नहीं पहुंच रहा, तो ये नहीं हो सकता। 6/24 अर्थात 1/4, भाई साहब 1/4 से बड़ा चाहिए, 1/4 नहीं चाहिए, 1/4 से बड़ा चाहिए तो ये भी नहीं हो सकता। 8/24 का मतलब 1/3, भाई साहब 1/3 से छोटा चाहिए, 1/3 से छोटा चाहिए, 1/3 से बड़ा नहीं चाहिए, 1/3 भी नहीं चाहिए, 1/3 से छोटा चाहिए। क्या 1/3 से छोटा है, 1/3 क्या 1/3 से छोटा होता है, नहीं होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथे का करेक्ट होना उसकी मजबूरी हो गया, और नहीं तो आप कर लो 24 3 बार तो जाएगा नहीं, आप कर लो 7
को भाग करना है 24 से, तो 24 दूना पॉइंट लगाएंगे 0, 48, कितना बच जाएगा 22, लगाया पॉइंट, देख लो आप 220 हो जाएगा, फिर 24 से फिर गुणा करेंगे लगभग 9 बार, समथिंग 2.9। अब एक बात बताओ कि क्या करना है जरूरी है, ये कैलकुलेशन करना जरूरी है। तो हमको पता है कि ये 0.2 बना रहा है, 0.25 से ऊपर चाहिए, 0.25 से बड़ा और 0.33 से कम चाहिए, तो ये तो 1/4 ही है ना, हमको 1/4 से बड़ा और 1/3 से छोटा चाहिए, तो ये दो नहीं हो सकते। ये देखा तो ये 0.2 बना रहा है, ये भी नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता, तो ये होगा, इसको डायरेक्ट टिक करो और आगे बढ़ो। अगर आपको चेक करना है तो आपको चेक कर पाए कि 7 को 24 से भाग करेंगे तो 2.9, क्या 0.29 इन दोनों नंबर के बीच में आता है? हाँ आता है, तो टिक करो और आगे बढ़ो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। यदि आप +1 में से -1 घटाते हैं, +1 में से घटाते हैं क्या -1, तो ये तो +1 ही है, माइनस माइनस +1 कितना हो गया 2, भाई साहब यहाँ है 2, ये रहे 2, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। कोई किसान अपनी गायों के समूह को अपने 4 बेटों में इस तरह बांटता है कि पहले बेटे को समूह की आधी गाय, अगर समूह में 180 हैं तो पहले बेटे को कितनी मिल गई होंगी 90। पहले बेटे को समूह की आधी गाय मिलती है, दूसरे को समूह की चौथाई, तो इसका चौथाई कितना आएगा 45, 180/4। अरे दूसरे को समूह की 1/4 गाय मिलती है, तो 1/4 का मतलब 45 मिलती है, ठीक है। और तीसरे को समूह की गायों का 5वां हिस्सा, तो 180 का 5 कितना आ जाएगा 36, कितना आ जाएगा 36। और क्या कह रहा है, तीसरे को और चौथे पुत्र को 7 गाय मिलती हैं, चौथे को कितनी 7 गाय मिलती हैं, तो इन तीनों को जोड़ के क्या 180 गाय पूरी हो रही हैं? अगर हो रही हैं तो टिक करो और आगे बढ़ो, नहीं हो रही तो चेक कर लो। अब हमको पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है, हमने देखा कि 5 और 6 11 और 7 18, लास्ट में 8 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है 0, तो ये सवाल का आंसर नहीं हो सकता है। अगर हम इन तीनों को चारों बच्चों में बांट दी ना, चारों बच्चों में बांट दी, तो जितनी गाय कितनी थी 180। ये बताओ आपके पास 180 रुपए हैं, आप 4 बेटों में बांट दो तो रुपए बढ़ जाएंगे? नहीं। घट जाएंगे? नहीं घट जाएंगे। अर्थात चारों बच्चों के जो रुपए जोड़े जाएं तो 180 तो होना चाहिए। हमने बांट दिया, 180 नहीं हो रहा तो सवाल नहीं हो सकता। अगर 140 है तो पहले वाले को कितनी मिली है? आधी, अर्थात 70। दूसरे को कितनी मिली है? समूह की चौथाई गाय। 140/4 का कितना मतलब हो जाएगा 35। और तीसरे को कितनी मिली है? समूह की 5वां हिस्सा, अर्थात इसका 5वां हिस्सा, तो ये कितना हो जाएगा 28 पंजे 140 हो जाएगा। और चौथे को कितनी मिली है 7। क्या इनको जोड़ के 140 गाय हो रही हैं? अगर इनको जोड़ के 140 हो रही हैं तो टिक करो और आगे बढ़ो। 8 और 5 13 और 7 20 का 0 हाथ से लगे 2, 7 और 2 9, 3 12 और 2 14। क्या समूह में जैसे जैसे कहा था वैसे बांटने के बाद क्लियर हो रहा है? हो रहा है। इस तरीके से अगर हम सवाल करेंगे कभी भूलने को चांस ही नहीं है। भूलने का चांस इसलिए नहीं है, हम कुछ रटा ही नहीं है। हमने प्रैक्टिकल लैब से रिलेट किया है कि अगर हमारे घर में कहीं पे कोई हमसे बंटवारा कराया या कुछ कराया तो हमने देखेंगे कि हमने बांट तो दिया, बंदर वाला बांट नहीं करना है, ये बंदर बांट नहीं करना है कि इसका खाया उसका खाया। आपको पूरा पैसा भी होना चाहिए। तो पूरा पैसा कैसे हो पा रहा है? अगर 140 गाय थी तो चारों बेटों में बांटने के बाद तो 140 होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ भी रटा नहीं। जब रटा नहीं तो भूलोगे क्या? भूलते उस चीज़ को जिसको याद होता है, याद करते हैं। याद करी किया नहीं आपने, याद किया नहीं तो भूलोगे क्या? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। चार अभाज्य संख्या उनके विस्तार के आरोही क्रम बढ़ता हुआ, ठीक है। पहली 3 संख्याओं का गुणनफल कितना है 385 तथा अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल कितना है 1001, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। लगभग जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं उनको ये नंबर पता होते हैं कि ये नंबर किससे करता है। ये नंबर करता है 7, 11 और 13 का गुणनखंड होता है 1001। नहीं पता मैं कराऊंगा, लेकिन मोस्टली लोग जो होते हैं उनको पता है कि 1001 किसका गुणनखंड है। उनको पता होता है कि बहुत काम में आता है, बहुत बार पूछा जाता है कि 1001 की क्या, बहुत जगह काम में आता है, ठीक है। तो 7, 11 और 13 का गुणनखंड होते हैं 1001 के। अब हमसे पूछा सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 13 टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और नहीं पता तो क्या करेंगे, उसका भी इलाज है। तो पहली 3 संख्या कौन सी मान लो आप? A, दूसरी मान लो B और तीसरी मान लो C। इन तीनों गुणनफल इनका कितना है 385 है। तथा अंतिम 3 आपने 3 संख्या 4 मानी A, B, C और D। तो कह रहा है कि पहली 3 संख्याओं का गुणनफल 385 है और अंतिम 3 का अर्थात B, C और D का, B, C और D का जो गुणनफल है वो कितना है 1001 है। तो एक बात बताओ, क्या B से B कैंसिल हो जाएगा? C से C कैंसिल हो जाएगा? हो जाएगा। तो हमको पता है कि A अपॉन क्या बचेगा? D। और अगर हम इसको काटें तो इसको कितने से कटेगा हमें पता है। आपको नहीं पता अब भी आओ फंस जाओगे। आपको नहीं पता 1001, 7, 11, 13 से कौन से कट रहा है, काट लो भाई। इससे इजी नहीं है, इससे इजी नहीं है कि आपको पता
काटना पड़ेगा कि किस नंबर से कटेगा। हम 5 7 से 11 से काट लो, 11 3 33 और 11 पंजे 55, 11 9 99, 11 एकम 11। ठीक है, अब 7 से काट लो, 7 पंजे 35 और 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, तो कितना आ गया 5/13। हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या डी मानी थी, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 13 है, तो टिक करो और आगे बढ़ो। लेकिन आपको काटना पड़ेगा ही पड़ेगा, आपके पास कोई चारा नहीं है। चारे का मतलब ऑप्शन, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई भी वे नहीं है कि आप इस सवाल को बिना कैलकुलेशन करे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये आपको पता होने चाहिए। 1001 के साथ 11 और 13 का फैक्टर होते हैं 1001 के, तो अब वैसे कर सकते हो। नहीं पता है तो भी आपको काटना पड़ेगा कि 1001 किस नंबर से कटेगा। ये तो 5 से कट रहा है, लेकिन ये 5 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। ये 7 से कटेगा, 11 से कटेगा और 13 से कटेगा, प्राइम नंबर से कटेगा, और प्राइम नंबर की कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक विद्यालय में 1 से 5 तक की कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः इतनी और इतनी है। कक्षाओं में विद्यार्थियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने औसत चैप्टर पढ़ाऊंगा तो यहाँ पर इसका क्लियरिफिकेशन करेंगे कि नेट डेफिसिट नेट सरप्लस के हिसाब से इस क्वेश्चन को बिना पैन कार्ड यूज किए कैसे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम एवरेज वाला चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, तो उसको नॉर्मल तरीके से पढ़ ले रहे हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल करते हैं। एवरेज क्या मतलब होता है, एवरेज का मतलब होता है सभी संख्याओं को जोड़ो और जितनी संख्या है उसको भाग कर दो। जैसे 36 और 34 कितना हो गया, 70 हो गया, 70 और 28 कितना हो गया, 98 हो गया, 98 और 33 कितना हो गया, 131 हो गया, 131 और 39 कितना हो गया, 170 हो गया। 170 संख्या कितनी है, 2 4 और 1 5 है, तो करेंगे 5 3 15, 5 चौक 20, कितना आया 34। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है तो कैसे करेंगे, तो आपके लिए एवरेज चैप्टर देखना पड़ेगा। नेट डेफिसिट और नेट सरप्लस से बिना पेन का यूज किए क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1/5 और 2/5 के बीच कौन सी परिमित संख्याओं का युग्म होगा। 1/5 अर्थात 0.2, 1/5 अर्थात 0.20 या 2 मान लो, और 2/5 यानी कि 0.4, 5 चौकी। इन नंबर के बीच में नंबर चाहिए। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.262। इसको अगर ये 0 हटाएंगे नीचे से तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये 0 हटाएंगे तो ये आ जाएगा। क्या ये नंबर दोनों इन दोनों के नंबर के बीच में आ रहे हैं, क्या ये दोनों नंबर इन दोनों नंबर के बीच में आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं, तो टिक करो, आगे बढ़ो। आगे क्या दे रखा है क्या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ये देखो 0.4 तक चाहिए था ना, ये 4 से ज़्यादा है इसलिए नहीं हो सकता। ये भी 4 से ज़्यादा है, 4 तक चाहिए ना, 0.40 से कम और 0.20 से आगे चाहिए, ये नहीं हो सकता। ये तो वैसे 2 पे ही नहीं पहुंच रहा, हमको 2 से तो बड़ा चाहिए, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 0.20 से बड़ा चाहिए। इस तरीके चेक क्यों करना, आखिर चेक ही क्यों करना, जब मिल गया तो टिक करो और आगे बढ़ो। क्यों चेक करना, टाइम वेस्ट नहीं करना हमको। ठीक है, बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक अंक 19 से उतना ही ज्यादा है जितना कि 59 से कम। एक अंक 19 से ज्यादा उतना ही ज्यादा है जितना 59 से कम। एक बात बताना तसल्ली पूर्वक, हम यहाँ पर कौन सा नंबर रख सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर 29 रखा तो एक बात बताओ, ये कितना ज्यादा है, ये 10 ज्यादा है, तो क्या इससे 10 कम है, क्या इससे 10 कम है, नहीं है, तो ये नंबर नहीं हो सकता। आपको देखना पड़ेगा, आप एक ही नजर में आप क्वेश्चन को बता पाओगे कैसे। जैसे यहाँ पर 37 रख लो, अगर आपने यहाँ पर 37 रख ला तो कितना ज्यादा है, ये 18 ज्यादा है, तो क्या ये नंबर 18 कम है, नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। आपने 39 रख लिया, आपने 39 रख लिया, तो ये नंबर इससे कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, तो ये नंबर इससे कितना कम है, 20 कम है। भाई साहब ये कंडीशन को ऑप्शन सी फुलफिल कर रहा है, तो टिक करो और आगे बढ़ो। यहाँ पर कोई फार्मूला कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है कि क्या रटें क्या नहीं रटें। रटने वाली चीज़ हमेशा भूलते हो, हमेशा भूलोगे, और हर कोई भूलता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम ही भूलते हैं, सब कोई भूलता है। लेकिन इसको करें क्यों, हम रट के करें क्यों, क्या ऐसे नहीं कर सकते हम कि एक अंक 19 से उतना ही ज़्यादा है जितना कि 59 से कम, तो ऑप्शन में से होगा, उठा लो, उठाया, ठीक है, बढ़ो आगे। तीन से शुरू होकर 5 पर खत्म होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब हमें तो नहीं पता, 3 से शुरू हो गई 5 पे खत्म, ठीक है। अब सबसे छोटी पूछा है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 30,004। लेकिन ये 3 से तो शुरू हो रही है लेकिन 5 पे खत्म नहीं हो रही है, इसलिए ऑप्शन नहीं हो सकता। इससे बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली। 3 से शुरू हो रही है, 5 पे खत्म हो रही है। 3 से शुरू होकर 5 पे खत्म होने वाली 5 अंक हैं, 1 2 3 4 5 अंक हैं, ठीक है। और सबसे छोटी भी इन ऑप्शन में से, तो टिक करो और आगे बढ़ो। एनी प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तो बढ़ो आगे। 100 और 199, 100 और 199 के बीच दोनों को छोड़कर
पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होंगी? इनके बीच के हमसे 121 आता है, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर आता है 144, 13 का स्क्वायर आता है 169, 14 का स्क्वायर आता है 196। कितने स्क्वायर आ रहे हैं इन दोनों के बीच? इन दोनों के बीच स्क्वायर आ रहे हैं 4। आप कहोगे स्क्वायर तो याद है नहीं, वैसे स्क्वायर याद नहीं है तो कैसे काम चलेगा? कैसे चलेगा? आपको 20, 25, 20 तक स्क्वायर कम से कम याद होने चाहिए कि 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 100 और 199 के बीच आएगा। अगर कहता 100 को ले लो तो हम 100 को ले लेते तो नंबर 5 आ जाता। उन्होंने कहा नहीं 100 को छोड़ दो, 100 को छोड़ दो, 199 को भी छोड़ दो। हमने भाई साहब दोनों को छोड़ दिया तो बचे 4। टिक करो और आगे बढ़ो। ये नंबर लिखा है 2682 का 3 3 9 और 1 10/3 माइनस x मान लो या k मान लो, इसको बराबर क्या है 720 गुणे 5 चौक 20 और 2 22/5। इसमें हमें क्या करना है? इसमें कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? 3 से काटो, 3 अट्ठे 24, 2 बचे, 3 अट्ठे 24, 28 हो गया, 3 नेम 27, 1 बचा, 3 चौक 12, ये हो गया 8940 माइनस के बराबर क्या आ जाएगा? 5 से काटें, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, कितना बचा? 2, 22 हो गए, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 एकम 5 बचे 2 हो गए 22, 5 चौक 20 बचा 2 और 5 दूना 10, 142 गुणे 22 हो गया। तो 142 गुणे 22 ये हो गया। अब हमको क्या करना है? के को उधर ले जाओ, 8940 और इसको घटा के इधर कर दो, इन दोनों घटा दो बराबर के। अब के का मान नहीं तो निकालना है, कैलकुलेशन नहीं करनी है, छोटी छोटी चीजें आप कर लोगे और क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेशन करनी है छोटी छोटी, वो कर लो आप खुद ही, और कोई भी चारा है ही नहीं कि उसमें आप कुछ कर पाओ। ठीक है, जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है, किसी संख्या का 40% निकालो और उसमें 42 जोड़ दो तो परिणाम स्वरूप संख्या स्वयं आ जाती है। अगर मैं इसका 40% निकालूंगा तो नंबर क्या में आ जाएगा? डेसिमल में आ जाएगा। इसमें 82 का अगर मैं 40% निकालूंगा नंबर डेसिमल में आ जाएगा, और उसमें अगर मैं 42 जोड़ूंगा तो एक बात बताओ कि ये 82 क्या मिल सकता है? कोई पॉसिबिलिटी है? आप इसका 40% निकालोगे नंबर डेसिमल में आ जाएगा, और इसमें इंटीजर जोड़ना है। डेसिमल में दशमलव वाली संख्या में आपको पूर्णांक संख्या जोड़ के क्या पूर्णांक मिल सकती है? नहीं मिल सकती है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 105 का आप 40% निकालोगे, 105 का 40% निकालोगे, फिर भी नंबर क्या मिलेगा आपको? डेसिमल में मिलेगा। और डेसिमल में नंबर मिल रहा है तो उसको क्या करना है आपको? नंबर जो डेसिमल में मिला और उसमें 42 जोड़ दो, 40% निकालो, इसका 40% निकालो, और 40% निकाल के अगर 42 जोड़ के अब संख्या नहीं मिल रही है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर मैं इसको साफ साफ देखूं कि अगर 70 का 40% निकालूं तो 70 का 40% क्या हो जाएगा, और प्लस इसमें 42 जोड़ के क्या मुझे 70 मिलता है? आप चेक कर लो, 7 चौक 28 मिलेगा प्लस 42 मिलेगा, 28 और 42 70 होता है। हाँ, 28 और 42 70 होता है, तो दी गई ऑप्शन इस सवाल को फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।